हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एनके चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा अपना चल रहा है और आज अपना इसका दूसरी क्लास है। कल की क्लास में अपन ने दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सामान्य जानकारी या फिर अपन कह सकते हैं कि उनका परिचय पढ़ा था, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। आज की अपनी क्लास में अपन पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों के जो मान हैं ये अनेक शब्दों से या अनेक अर्थों से जाना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग इनकी वैल्यू जाती है और आप मान करके चलिए कि बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आज के इस टॉपिक से आपको कम से कम 1 नंबर का और ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। 1 नंबर से कम नहीं मिलेगा और 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी इतना अपन कह सकते हैं कि आज की क्लास बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर निकालने वाली है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता कितनी तरह के मान होते हैं, सबसे पहले तो अपने को इनके प्रकार पता होना चाहिए। इनके प्रकारों की यदि अपन बात करें तो बेटा 4 तरह की इनकी वैल्यूज होती हैं। सबसे पहली जो वैल्यू है उसे अपन कहते हैं तात्क्षणिक मान। बहुत अच्छे तरीके से आज अपन इन चारों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और यदि आप इस वीडियो को एंड तक पढ़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चारों टॉपिक आप अच्छे से समझेंगे और आपको इनको याद करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। एक बार अच्छे तरीके से पढ़ने पर ये हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए याद हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला जो मान है उसे कहा जाता है तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान, हिंदी में अपन इसे तात्क्षणिक मान कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो नाम होता है वो कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कल अपन ने बात करी थी कि जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है उसका मान समय के साथ बदलता है और किसी एक निश्चित क्षण के ऊपर उसकी जो वैल्यू होती है, मैं आपको बताना चाहूँ कि कक्षा 11 में आपने वेग और त्वरण भी पढ़े हैं। तो आपने वहाँ पे औसत वेग भी पढ़ा है और एक तात्क्षणिक वेग भी पढ़ा है। तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है किसी क्षण विशेष के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी थी। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप अपने घर से निकल करके मार्केट तक जाते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड है वो हर जगह अलग अलग होती है। यदि मैं कहूं कि 9:15 और 10 सेकंड के ऊपर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, वो जो स्पीड है वो तात्क्षणिक वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि तात्क्षणिक वैल्यू का मतलब है कि किसी परिपथ में यदि कोई प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा लगी हुई है, बह रही है, तो किसी क्षण विशेष के ऊपर उसकी जो वैल्यू होती है उसे अपन तात्क्षणिक वैल्यू कहते हैं। और अपन जानते हैं कि इसका जो मान होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक समय पर इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि तात्क्षणिक वैल्यू जो है, तात्क्षणिक मान है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोनों की अपन यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी लिखेंगे और प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण भी लिखेंगे। यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इनका जो गणितीय रूप है, गणितीय समीकरण है, इक्वेशन है, उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण लिखता हूं। मुझे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रत्यावर्ती वोल्टता है, क्योंकि वोल्टता को अपन V से निरूपित करते हैं। तो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है वो आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान है। कौन सा है? ये V जो है, ये V है, वो तात्क्षणिक मान है। देखिए, कल अपन ने बात करी थी कि V नॉट तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान है, और इसके साथ में साइन ओमेगा टी भी लगा हुआ है। तो जैसे जैसे टी बदलेगा ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी, साइन थीटा का मान बदलेगा और इस V का मान भी बदल जाएगा। तो ये जो V है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान है। ठीक है। अब अपन समीकरण लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा को अपन I से डिपेंड करते हैं, I से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू I नॉट, उसके आगे अपन लगाएंगे साइन, उसके बाद में लिखेंगे अपन ओमेगा टी, और इसके बाद में बेटा थोड़ा सा अपन यहाँ पे परिवर्तन करेंगे और इसमें लिखेंगे अपन फाइव।
अब आप कहेंगे कि सर कल जो आपने इक्वेशन बताई थी ज्यावक्रीय प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा में, वहां पे तो आपने प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी ही लिखा था, आज ये +5 कहां से आ गया? देखिए कल जो अपन बात कर रहे थे वो केवल इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। आज अपन मान करके चलेंगे कि जो वोल्टता और धारा होती है इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कला में अंतर होता है, और कला में जो अंतर होता है उसे कलांतर कहा जाता है। तो यहां पर अपन ने +5 जो लिखा है इसे कलांतर कहते हैं, फेज इंटरवल कहते हैं। अब यहां पर कलांतर शब्द का जो अर्थ है वो बताना उचित नहीं है, क्योंकि जब अपन आगे के टॉपिक्स में चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सर कलांतर का अर्थ ये होता है। अभी आप मान करके चलिए कि यहाँ पे अपन इसमें +5 लिखेंगे। ये जो +5 है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू प्लस में π/2 भी हो सकती है और माइनस में π/2 भी होती है। अलग अलग स्थितियों में इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, वो अपन जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अपने को समझ में आ जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, और ये जो v और ये जो I है वो इनके तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करते हैं। ये जो v नॉट और ये जो I नॉट है ये इनके अधिकतम मान को प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा ये इनका कोणीय वेग है, टी है वो कोई क्षण विशेष की वैल्यू है, और फाई है इसे अपन कलांतर कहते हैं। कलांतर का अर्थ अपन आगे अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले प्रकार का जो मान है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। नंबर 2 पे चलते हैं, और नंबर 2 पे आता है इनका शिखर मान। शिखर मान कल भी अपन ने बात करी थी। इस शिखर मान को अपन साधारण शब्दों में कहें तो इसे अपन मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, अधिकतम वैल्यू भी कह सकते हैं, और यहाँ पे अपन इसको साइंस की भाषा में यदि यूज करेंगे तो इसे अपन पीक वैल्यू शब्द काम में लेंगे। क्लियर है? पीक वैल्यू का मतलब है कि इसका जो सबसे मैक्सिमम मान कहीं पर भी है उसे अपन पीक वैल्यू या शिखर मान कहते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन के अंदर ये जो v नोट है इससे ज्यादा मान इस v का कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना हो सकता है सर? 1 हो सकता है, और उस 1 को जब आप v नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो इस v का मान भी v नोट से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसको अपन शिखर मान कहते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल शिखर मान को प्रदर्शित करने की जो वैल्यू है, संकेत है, वो लिखूंगा। आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान को v नोट से और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को अपन I नोट से प्रदर्शित करते हैं। कोई परिभाषा आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक लूप में, एक चक्र में उसका जो अधिकतम मान होता है उसे उसका शिखर मान कह सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन नोट्स में नहीं लिखनी है। नंबर 3 पे चलता हूं, और नंबर 3 पे इनकी जो वैल्यू होती है उसे अपन कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान। कौन सा मान? औसत मान। आप चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टता का कह सकते हैं या फिर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल सकते हैं। दोनों का एक ही तरीका है। परीक्षा में यदि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की बात कहे तो आपको ये इक्वेशन लेके चलनी है, प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात कहे तो उसमें +5 नहीं आएगा, ये इक्वेशन लेके चलनी है, कोई अंतर नहीं है। जब अपन औसत मान सीखेंगे किसका? प्रत्यावर्ती धारा का निकालना सीखेंगे, तो ठीक उसी तरीके से आप प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी निकाल सकते हैं। आप एक बार घर पे प्रयोग जरूर कर लेना। अब यहाँ पे बेटा ये जो औसत मान है ये भी दो तरह का होता है। एक कौन से तरह का, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप खुद समझ पाएंगे कि दो तरह का कौन सा होगा। आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से चलना शुरू करता है। आपने कल देखा था कि ये आधा चक्र पूरा हो गया पॉजिटिव वैल्यू में, और ये दूसरा है वो नेगेटिव वैल्यू के अंदर आधा चक्र पूरा हो गया। यहाँ पे जो एक्स एक्स के ऊपर है वो सर हमने टाइम को प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पे 0 से वैल्यू शुरू हुई और ये एक पूरा का पूरा चक्र हो गया जिसे अपन पूर्ण चक्र का आवर्तकाल कहते हैं, और ये सर इसकी आधी वैल्यू हो गई टाइम की, तो इसे अपन T/2 कह देंगे। ये आपके पास ऊपर की तरफ की वैल्यू है +I0, और ये आपके पास नीचे की तरफ की वैल्यू है -I0। क्लियर है बेटा? तो यदि आप 0 से चल कर के T/2 टाइम तक आएंगे
तो इस धारा का अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग वैल्यू होगी, बट वो धनात्मक वैल्यू होगी। तो 0 से लेकर के t/2 टाइम के बीच की यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो वो धनात्मक वैल्यू आएगी, और इसे कहेंगे अपन अर्ध चक्र का औसत मान, आधे चक्र का औसत मान। और जब आप t/2 से लेकर के t की तरफ जाएंगे तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसे भी अपन कहेंगे अगले आधे चक्र का औसत मान। तो यदि आप टाइम को 0 से t/2 तक लेते हैं तो ये आधे चक्र का औसत मान है, धनात्मक चक्र का औसत मान है। और यदि आप t/2 से t तक वैल्यू लेते हैं, टाइम की वैल्यू लेते हैं, तो ये अगले आधे चक्र का यानी ऋणात्मक अर्ध चक्र का औसत मान है। तो पहला जो प्रकार हो गया वो हो गया अपने पास अर्ध चक्र का औसत मान। अर्ध चक्र का औसत मान पूरा अपन इसको डिराइव करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अर्ध चक्र का औसत मान, मान को मैं यहीं लिख देता हूं। और दूसरा क्या हो जाएगा, जब आप टाइम की वैल्यू 0 से चलते हुए कैपिटल टी तक आ जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा पूर्ण चक्र का औसत मान। ठीक है बेटा, तो पहले अपन आधे चक्र के औसत मान का पूरा विस्तार पूर्वक वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में पूरे चक्र का विस्तार पूर्वक वैल्यू निकालेंगे। अब अगर आपसे कहा जाता है कि पहले आधे चक्र के लिए निकालिए, तो आपको पता है कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। अगले आधे चक्र के लिए औसत मान निकालिए तो उसका रिजल्ट वही आएगा, संख्यात्मक वैल्यू वही होगी, केवल उसके साथ माइनस का चिन्ह लगेगा। तो पहले अपन अर्ध चक्र का औसत मान सीखते हैं, फिर आज के इसी वीडियो में अपन अगले अर्ध चक्र का या फिर पूर्ण चक्र का औसत मान सीखते हैं। क्लियर है? अब अर्ध चक्र का जब अपन औसत मान निकालेंगे तो उसको अपन शुरुआत कहां से करेंगे, ये बात अपने को समझनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे अपन लिखते हैं अर्ध चक्र का औसत मान, हेडिंग डाल दी। तो अपन यहां पे लिखेंगे औसत मान जो है उसको अपन m से प्रदर्शित करते हैं। m का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, m का मतलब है मीन। मीन का मतलब होता है माध्य। तो माध्य वैल्यू, किसकी माध्य वैल्यू निकाल रहे हैं, आधे चक्र की। और उस आधे चक्र की वैल्यू को अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे? बेटा एक बात बताओ, औसत मान का मतलब आपने कक्षा 10 में या छोटी कक्षाओं की गणित में पढ़ा है, क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितनी राशियां आ रही हैं उन सब राशियों का योग कर लीजिए और नीचे राशियों की संख्याओं का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे राशियों की संख्या का मतलब क्या है, राशियों के योग का मतलब क्या है कि अपन i की वैल्यू ले रहे हैं। सर i की वैल्यू ले रहे हैं, ये i की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सर टाइम के साथ में बदल रही है। तो छोटे छोटे टाइम के टुकड़े कर लिए अपन ने, यहां से लेकर के छोटे छोटे कितने कितने dt टाइम के टुकड़े कर लिए। और ये टाइम कहां से कहां तक चल रहा है? यदि आप पहले आधे चक्र का ले रहे हैं तो 0 से लेकर के t/2 की लिमिट लगा दीजिए, 0 से लेकर के t/2 की लिमिट लगा दीजिए। अगले आधे चक्र की वैल्यू निकाल रहे हैं तो t/2 से लेकर के t के बीच में अपन समाकलन कर देंगे तो अगले आधे चक्र का हो जाएगा। तो ये हो गया राशियों का योग। अब अपन बात करेंगे बटा में राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या यहाँ पे क्या आ रही है? राशियों की संख्या है कि इस i का जो मान है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो नीचे अपन टाइम की वैल्यू लेंगे 0 से लेकर के वही t/2 की सीमा के बीच में, और यहाँ पे आपके पास केवल dt आ जाएगा। ऊपर आपके पास i dt आएगा और नीचे आपके पास dt आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऊपर आप राशियों का योग कर रहे हैं और नीचे आप राशियों की संख्या यानी समय को काउंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो i है ये इसका कौन सा मान है? आप पढ़ चुके हैं, ये इसका तात्क्षणिक मान है। तो यहाँ पे अपन इसके तात्क्षणिक मान की जो वैल्यू है वो लिख देंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर जब अपन, मेरी बात को एक आप अच्छे से समझ लें कि साइन ओमेगा टी में और साइन ओमेगा टी प्लस 5 में अभी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे आप केवल ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। फाई की जो वैल्यू है वो आगे आपको कलांतर में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं आई की वैल्यू जब लिखूंगा तो फाई का जो फंक्शन है वो मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता है या डिस्टर्ब करता है, तो फाई को अपन यहाँ से हटा सकते हैं। अपन ये मान लेते हैं कि जो कलांतर है वो कितना है, 0 है।
आप कहेंगे कि सर नहीं, मैं तो ये पूरी इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है बेटा, पूरी इक्वेशन लिख दीजिए। अब मैं आपको एडिशनल एक कंडीशन दे देता हूं कि ये जो कलांतर फाई है इसका मान जीरो है, आपको रखना पड़ेगा जीरो। और जब आप जीरो रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी रह जाएगा। तो इस आई की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखता हूँ टी जीरो से टी बाई टू तक। आई की वैल्यू लिखेंगे अपन आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके आगे क्या चल रहा है, डी टी चल रहा है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन और भी हो सकता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप एक टीचर हैं तो अपन जो किताब पढ़ा रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि दूसरा शिक्षक भी उसी किताब से पढ़ा रहा हो। आपके बच्चे जो आंसर लिख रहे हैं, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो तो जो किताब अपन पढ़ रहे हैं वही सामने वाला पढ़ रहा हो। तो अपने को इनका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने आई नोट लिखा है, ये आई नोट का अर्थ है इसका अधिकतम मान, इसकी पीक वैल्यू। बेटा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। कई किताबों में इसको आई नोट से लिखा जाता है, कई किताबों में इसे आई एम से भी लिखा जा सकता है। एम का मतलब हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर मैंने जो आई एम लिखा है ये इसका मीन वैल्यू है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई के साथ में एवी भी लिख सकते हैं। एवी का मतलब हो जाएगा एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब ये बात ऑटो अंडरस्टूड है। आप ये कहेंगे कि सर एग्जामिनर अगर इसको मैक्सिमम वैल्यू समझ लेगा, तो ऐसा नहीं है। एग्जामिनर को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि बच्चे ने आई की जो इक्वेशन आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखी है, तो ये जो आई नोट है वो इसका मैक्सिमम मान है। ठीक है बेटा, अब अपन इसको क्या करते हैं, नीचे भी लेकर के चलते हैं। यहाँ पे सर जीरो से लेकर के टी बाई टू के बीच में समाकलन कर दीजिए, और यहाँ पे अपन डी टी लिख देंगे। चलिए, अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आई नोट है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और जब आई नोट कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो आई नोट को बेटा मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान बन गया, ये जीरो से लेकर के टी बाई टू रह गया। यहाँ पे आपके पास साइन ओमेगा टी डी टी रह गया। अब बात आती है बटा वाली वैल्यू की। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करें। आप इसको सॉल्व करके देखें कितनी वैल्यू आएगी। dt का समाकलन क्या होता है बेटा, सर dt का समाकलन तो t होता है, और t में जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट तो t बाई टू माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्या आप मेरी इस बात के साथ सहमत हैं कि इसका जब मैं समाकलन करूंगा तो मेरी वैल्यू t बाई टू आएगी। क्लियर है। अब आपको पूरा समाकलन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर अच्छे से समझता है। तो यहाँ पे t बाई टू वैल्यू आएगी, तो t को मैं नीचे ले लेता हूँ और बटा का जो 2 है वो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, बराबर का निशान मैंने यहाँ लगा लिया। बराबर का निशान लगाया तो मेरे पास 2 i नॉट अपॉन टी तो यहाँ चल रहा है। इसके बाद में मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसके समाकलन की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का जब समाकलन अपन करेंगे तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा सर कोस ओमेगा टी, और वेरिएबल के साथ में जो गुणनफल में होता है वो समाकलन में बटा में भी आ जाएगा, और साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कोस ओमेगा टी होता है। तो ये अपन ने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ये इंटीग्रेशन जो है, ये समाकलन जो है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, समझ भी आ रहा है। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आपको यहाँ पे याद भी करना हो सकता है। साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होगा। लिमिट आपकी जो जीरो से टी बाई टू है वो एज इट इज रह जाएगी। ठीक है बेटा, अब अपन आगे क्या करेंगे, सर 2 i नॉट अपॉन टी, इसको चलने दीजिए। ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा का तो मान कांस्टेंट होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं। तो कुछ क्षण के लिए मैं इस ओमेगा को यहाँ पे ओमेगा ही रहने देता हूँ। ये माइनस जो नजर आ रहा है इसको भी बेटा मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ध्यान दें, ये मैंने यहाँ पे टी लिखा है। तो अब मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा सर cos ओमेगा टी, लिमिट रह जाएगी जीरो से टी बाई टू। अब आप इस लिमिट को ओपन कर लीजिए, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन था, परिवर्तनशील राशि कौन सी थी, सर स्मॉल टी था।
तो इस स्मॉल टी की जगह आप एक बार t/2 रखेंगे अपर लिमिट में और फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट में 0 रख देंगे। क्लियर है बेटा? चलिए अब अपन इसको आगे और सॉल्व करते हैं। पहले आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर लें और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लिख लें। मैं इसको थोड़ा आगे स्किप करता हूँ। अब इसके बीच में जो अपन एक लाइन लिखेंगे वो लाइन आप यदि अच्छे तरीके से समझते हुए स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ दें। और अगर आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं फिर बता दूं, रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। कैसे? -2i0 तो अपना चल रहा था, इसके नीचे इसको मैं ओमेगा टी लिख दूं क्या? दिक्कत थोड़ी है आगे पीछे लिखने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, चलने दो। इसको लिखा मैंने कोस। ओमेगा की जगह क्या होता है? ओमेगा का अर्थ होता है, कल भी अपन ने पढ़ा था, 2π/t। और स्मॉल t की जगह क्या लगाऊं? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है बेटा? t/2 है सर। लिमिट को कैसे आप ओपन करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस लोअर लिमिट में कोस ओमेगा की जगह लिखूंगा मैं 2π/t और स्मॉल t की जगह रखूंगा 0। समझ में आ रहा है? चलिए यही लिख लेता हूं मैं। तो ये लिखा मैंने 2i0 अपॉन ओमेगा टी। ठीक है बेटा? ओमेगा टी हो गया, ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास रह गया कोस पाई। क्या रह गया? कोस पाई। और कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। फिर ये माइनस मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया और ये 0 वैल्यू हो गई पूरी की पूरी। और कोस 0 की वैल्यू होती है सर +1। तो ये आपके पास -1 दोनों जुड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। और वो -2 जब मैं बाहर ला करके इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये हो गया 4i0 अपॉन ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या लिखूं बेटा? 2π/T। और इसके साथ में बट्टा में टी भी चल रहा है, वो टी भी चलने दीजिए। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अब अपन रिजल्ट के आसपास पहुंच चुके हैं। इसको अपन आई एवरेज लिख लें। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको आई एम ना लिख करके आई एवरेज लिख लें। तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 2 से ये 2 काट दी, 4 को काट दीजिए तो आपके पास सर 2 रह जाएगा। बढ़िया। इस टी से ये टी काट दीजिए। बिल्कुल बेटा। ऊपर रह जाएगा सर आपके पास i0। क्या रह जाएगा? ये i0 रह जाएगा। टी से टी तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये 2 भी कट गया और इसके बटा में क्या रह गया? पाई रह गया। ठीक है? तो आपके पास आधे चक्र की जो औसत वैल्यू है पहले आधे चक्र की, वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, शिखर मान का 2/पाई गुना। ठीक है? और अब आप इस 2/पाई को 2 की जगह 2 रख लीजिए, पाई का मान 3.14 रख लीजिए। जब आप 2 में 3.14 का भाग लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.637 और आगे रह जाएगा आपके पास i0। तो जो औसत मान होता है, आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा कि आई एवरेज वैल्यू जो है, और वो भी किसके? अर्ध चक्र की। यहाँ लिख लेता हूं मैं अर्ध चक्र का औसत मान। तो अर्ध चक्र का जो औसत मान है वो 0.637 गुणा में लिखेंगे i0। और i0 क्या होता है बेटा? शिखर मान होता है। कितना होता है? शिखर मान होता है। तो यदि आप लोगों को शिखर मान दे रखा है या अर्ध चक्र का औसत मान दे रखा है तो उन दोनों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध अपने पास आ जाता है और इस संबंध को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करना चाहिए। एक मैं यहाँ पे नोट डाल करके एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछ लेता हूं कि यदि शिखर मान जो दे रखा है i0, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहीं पर 100 एम्पियर दे रखा है, मान लीजिए आपको 100 एम्पियर दे रखा है, तो अब आपका आधे चक्र का औसत मान कितना हो जाएगा? देखिए औसत मान जो है वो ज्यादातर अपन आधे चक्र का ही निकालेंगे। जहां कहीं भी आपसे प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की चर्चा करे तो आपको उसके आधे चक्र का ही समझना है। और जब कह दे कि पूर्ण चक्र का औसत मान, तब आपको पर्टिकुलर पूर्ण चक्र के औसत मान में जाना है। तो इस केस के अंदर अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 0.637 इंटू शिखर मान लिखेंगे अपन 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.7 एम्पियर हो जाएगा।
ठीक है बेटा। अब आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या, कि जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, औसत मान, वो औसत मान है, वो आपके औसत मान, ये जो वैल्यू होती है वो होती है शिखर मान का, शिखर मान का 63.7%। यदि 100 एम्पियर की वैल्यू है तो उसका आप 63.7% निकाल दीजिए। 63.7% जो वैल्यू है वो औसत मान आ जाएगी, यानी शिखर मान ज़्यादा होता है, औसत मान कम होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के औसत मान को ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। ये जो आगे 2-3 बातें अपन ने और एडिशनल सीखी हैं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से या विशेष प्रकार के बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों की दृष्टि से हो जाता है। ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि अगले आधे चक्र का औसत मान क्या होगा, ठीक है बेटा, क्या लिखता हूं मैं यहां पे, शेष अर्ध चक्र। समझ में आ गया होगा कि कौन से अर्ध चक्र की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव वाले अर्ध चक्र की बात कर रहा हूं। तो शेष अर्ध चक्र का यदि आप औसत मान निकालना चाहें, तो वो जो औसत मान है आपके पास, वो आई एवरेज वैल्यू है, वो -63.7% हो जाता है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं -0.637 और इनटू में आई नॉट की वैल्यू, यानी पॉजिटिव वाले के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी और अगले अर्ध चक्र के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन रिजल्ट आपका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। और यदि यहाँ पर अभी अपन ने प्रत्यावर्ती धारा की बात करी है, यदि यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आ जाता, तब भी आपको यही संबंध लेके चलना है। अब आप v की जगह i की जगह है v बराबर v नोट साइन ओमेगा t लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो जहां आई एवरेज है वहां वी एवरेज हो जाएगा, जहां आई नोट आया है वहां पर वी नोट आ जाएगा, बाकी डिटू सेम रहने वाला है। क्लियर है बेटा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट, औसत मान का ही दूसरा पार्ट, कौन सा, पूरे चक्र का औसत मान। ठीक है। चलिए, अच्छा, आप में से कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वो मेरे इन दोनों रिजल्ट को देख करके बता सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र का औसत मान क्या होगा। सर पहले आधे चक्र में पॉजिटिव वैल्यू, अगले आधे चक्र में नेगेटिव वैल्यू, दोनों को जोड़ करके एवरेज निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो अब आपको ये बात अच्छे से महसूस होनी चाहिए बेटा, देखो मैं रटने के पक्ष में कभी नहीं हूँ, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप अगर इसको फील करके पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र का औसत मान यदि कहता है, तो अपने को कहीं संकोच या संदेह नहीं होना चाहिए कि इसकी वैल्यू जीरो के अलावा भी कुछ हो सकती है, चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टता कह दे या फिर प्रत्यावर्ती धारा कह दे। लेकिन एक नंबर का प्रश्न आए कि प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र का औसत मान कितना होता है, तो अपन जीरो लिख देंगे। लेकिन ये कह दे कि उसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, अगला 2 नंबर का प्रश्न दे देता है, तो अपन कैसे सोल्व करेंगे। जो अभी अपन ने फंडामेंटल अप्लाई किए हैं, इसमें आपने टाइम को 0 से t/2 तक लिया है, पूरे चक्र की बात करेगा तो आप 0 से कैपिटल टी ले लेंगे, बाकी पूरी ये की यही कहानी आनी है। चलिए फटाफट 5-6 मिनट का समय लगेगा, उसको भी अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला अपना पॉइंट है, बी पॉइंट अपन यहाँ पे इसे कह रहे हैं, ये इसके औसत मान का बी पॉइंट है, प्रत्यावर्ती धारा के या फिर इसे प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूर्ण चक्र का औसत मान कहा जा सकता है। तो सबसे अपन पहले लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तात्क्षणिक मान कितना हो जाएगा बेटा, तात्क्षणिक मान का इक्वेशन लेकर के चलेंगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी।
मैंने आपको पहले भी बता दिया, जब आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो आपको +5 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अपन ये मान करके चल रहे हैं कि जो कलांतर है वो अपना 0 है। आप चाहें तो इस आई नॉट की जगह आई एम भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अपन बात कर रहे हैं औसत मान की। तो औसत मान को अगेन अपन यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं, और यहाँ पे हेडिंग बहुत अच्छे से स्पष्ट है कि पूरे चक्र का औसत मान निकाल रहे हैं। तो पूरे चक्र का औसत मान निकालने का तरीका वही है। अब की बार जो टाइम का जो रेंज है वो आपका 0 से t हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास तात्क्षणिक मान और यहाँ पे dt, और नीचे भी आपके पास 0 से t के बीच में और dt। क्लियर है बेटा, चलिए लिख लेते हैं। 0 से t लिखा, i की जगह वैल्यू लिखो आई नॉट साइन ओमेगा टी और dt। इतना स्पीड से भी नहीं लिखना है और जोश के साथ होश भी नहीं खोना है। इसकी यदि मैं इक्वेशन लिखूं, इसको सरल करूं तो dt का समाकलन t हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 करूंगा तो t आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कैपिटल T लिख सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आधे चक्र के अंदर जो औसत मान आया था वो आपके पास, पहले आधे चक्र की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव वाले की, वो था t/2, t/2 माइनस 0, तो t/2 रह गया था। यदि आप ये कह देंगे सर बाद वाले औसत चक्र का निकालना चाहें तो क्या होगा, तब आपको बेटा t/2 से t तक ले जाना है, t/2 से t तक ले जाना है। और जब आप t/2 से t तक लेकर के जाओगे तो इसका जो एवरेज वैल्यू है वो अगेन आपके पास यहाँ पर नीचे की t/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये t लिख दिया। आई नोट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। कहाँ निकाल लें सर, इसको तो बाहर ही निकाल लो। तो आई नॉट बाहर आ गया, बट्टा का t भी बाहर आ गया। यहाँ इंटीग्रेशन लगाया, 0 से t के बीच में करना है, साइन ओमेगा t dt। क्लियर है बेटा, दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। आई नॉट अपॉन कैपिटल T बाहर चल रहा है। सर साइन ओमेगा टी का समाकलन कर दीजिए, अभी तो किया था, कितना आया था, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन में आया था ओमेगा। सर लिमिट लगा दो 0 से कैपिटल T। क्लियर है बेटा, माइनस को बाहर ले लो, ये लीजिए सर, ऊपर आई नॉट है और नीचे ओमेगा टी लिख लेते हैं। ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ में टी नहीं है। अब अपन वैल्यू रखेंगे, जब अपन वैल्यू रखेंगे तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो आपके पास कोस ओमेगा की जगह आएगा 2π/t, अपर लिमिट में कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में लिखेंगे अपन कोस 2π/t और इसके साथ में आएगा 0। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, माइनस आई नॉट अपॉन में चल रहा है ओमेगा टी, ब्रैकेट में चलो टी से टी गया, क्या बचा 2π, और कोस 2π की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये रह गया माइनस, यहाँ लगा दीजिए माइनस 0, पूरे को 0 बना देगा सर, कोस 0 बन गया, कोस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। इस 1 में से ये 1 जाएगा तो 0 बना देगा, और ये 0 जब यहाँ जाएगा तो इसको भी 0 बना देगा। क्लियर है, अच्छे तरीके से रिजल्ट क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आई एवरेज की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास कितनी, 0। तो प्रत्यावर्ती धारा की कह दीजिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता की कह दीजिए, एक पूरे चक्र का जो औसत मान है वो 0 रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे अपन नोट लगा सकते हैं, नोट यहाँ लिख सकते हैं अपन, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता का यानी V एवरेज का औसत मान है पूरे चक्र के लिए, वो भी कितना आएगा सर, 0 आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको जो औसत मान निकालना है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास में अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगला जो वैल्यू है, अपन ने बात करी थी कि 4 तरह की वैल्यू होती है। 1 नंबर पे आती है तात्क्षणिक मान, 2 नंबर पे आता है शिखर मान, 3 नंबर पे आता है औसत मान, और 4 नंबर पे आता है इसका वर्ग माध्य मूल मान।
जो कि सबसे अलग है, सबसे इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी बनने की पूरी संभावना रहती है। एक बड़ा डेरिवेशन बनेगा तो उसको अपन सेपरेट वीडियो के अंदर समझते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। स्क्रीन को पॉज करें और अपने जो नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से लिख लें। किसी भी प्रकार के प्रश्न में यदि आपको डाउट हो रहा हो तो आपके पास हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर मैसेज करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर आप तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।